I welcome you, Anita ma'am. Anita ma'am, for me, Anita ma'am is the most wanted mentors of the groups, and her name is just enough for us all. But I just wanted to grab the opportunity to welcome her. So I'm saying few things for her that she's senior homeopath from Mumbai, and she had a long journey with ICR, Dr. ML Dhavre Trust. And what to tell about her that she is very curious and eager to learn new things and share with us the same. Ma'am also has a YouTube channel named Integrated Homeopathy, where along with the other four senior mentors are there, and they all continue their sharings on the platform, and which is the most precious experience they are sharing with us, as per me. So, saying so, I welcome you, Anita ma'am. Please start. The platform is Thank you. yours. Thank you so much. वेलकम दीदी। Thank you, Ashok sir, for giving me this opportunity. ये हम लोग का सौभाग्य है। आज ईद मुबारक, ईद भी है, इसलिए सबको ईद मुबारक। और हमारा नवरात्रा भी शुरू है और ये माँ तुझे प्रणाम का एक सीरीज है। इसमें हमेशा अशोक सर हमें याद करते हैं। ये एक पेशेंट है जो 50s में है, लेडी, और इसका केस कैसे आया था मेरे पास? उसको डायबिटीज है और अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है। और मैं जहाँ पे प्रैक्टिस करती थी वो पॉलिक्लिनिक में एक डायबिटोलॉजिस्ट थी, तो उसने वो सेंस किया था कि इसको कुछ तो डिप्रेशन चल रहा है, कोई स्ट्रेस चल रहा है जिसकी वजह से डायबिटीज कंट्रोल में नहीं आ रही है। और डायबिटीज कंट्रोल करना जरूरी था क्योंकि शी हैड टू अंडरगो सम डेंटल प्रोसीजर। तो शुगर अगर कंट्रोल में नहीं आएगी तो वो डेंटल ट्रीटमेंट भी नहीं कर पा रही थी। तो डायबिटोलॉजिस्ट ने उसको सजेस्ट किया कि तुमको कुछ तो भी मानसिक तनाव लग रहा है, तो आप एक काम कीजिए, ये होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाइए, तो जिससे आपका मेंटल स्ट्रेस कंट्रोल होगा और डायबिटीज भी कंट्रोल होगी। तो इस तरह से ये पेशेंट मेरे पास आई। फर्स्ट डे जब आई थी वो अपनी बेटी के साथ आई थी, बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड, बहुत उदास, और जैसे ही बात करना शुरू किया उसने काफी रोना शुरू कर दिया था, बहुत रोना धोना हुआ था। तो उसने जो अपनी स्टोरी शेयर की कि अभी जो एक्चुअल इंसिडेंट्स, जो पहले रिसेंट इंसिडेंट्स उसने जो डिस्क्राइब किया कि उसके हस्बैंड जो है वो एक काम वाली बाई के साथ पकड़े गए थे, और वो काम वाली बाई के बेटों ने ही उनको पकड़ा था और उसको बहुत मारा था। इतनी मारपीट हुई थी कि उसके हस्बैंड को काफी सारी इंजुरीज हुई थी, उनकी आंख फूटने वाली थी, बहुत बुरी तरह से उसको मारा गया था। और वो तो उसको पुलिस के पास भी लेके जाना चाहते थे, बट पेशेंट ने और पेशेंट की बेटियों ने उनको प्लीड करके कि आप प्लीज पुलिस का कंप्लेन मत कीजिए, बहुत बदनामी हो जाएगी, ये सब समझा वगैरह के उन्होंने उनको शांत किया। और बेटियों को देख के उन्होंने बोला कि आपकी सिर्फ बेटियों को देख के हम आपको छोड़ रहे हैं, नहीं तो इसको तो हम खत्म ही कर देते थे, या तो पुलिस के पास तो लेके ही जाते थे, जेल में डलवा देते थे। तो ये जो इंसिडेंस था वो बहुत इसके लिए शॉकिंग इंसिडेंस था, और उसके बाद ये बहुत टूट गई थी। और इसका डायबिटीज जो था वो मतलब काफी डिप्रेशन में ही रहने लग गई थी। डायबिटीज उसको पहले से भी था, लेकिन इसके बाद जो अनकंट्रोल डायबिटीज हो गया, दवाइयां लेने के बावजूद भी वो कंट्रोल में नहीं आ पा रहा था। उसे कुछ करने का मन नहीं कर रहा था, उसे बाहर जाने का मन नहीं करता था, वो एकदम रोती रहती थी, यही बात उसके दिमाग में घूमती रहती थी। और यहाँ तक कि जब उसको खुद को पता चला था, उसने अपने हस्बैंड को स्लैप किया था, उनको गालियां दी थी, उनको पकड़ के उनके माँ बाप के पास ले गए, तो माँ उल्टा उसको समझाने की जगह उसके साथ ही सिंपथाइज कर रही थी, जो कि पेशेंट को बहुत अजीब लगा कि आपके बेटे ने ऐसा कांड किया है और आप उसको ही सपोर्ट कर रहे हो। तो इसको बहुत गुस्सा आया था, और उस दिन के बाद उसको अपने हस्बैंड के लिए बहुत नफरत हो गई थी। उसके पहले भी रिलेशंस कुछ इतने अच्छे नहीं थे उनके, क्योंकि शादी के पहले ही इसके जो हस्बैंड है वो काफी हैंडसम है, तो उनको पेशेंट पसंद नहीं आई थी। पेशेंट भी एवरेज लुकिंग है, बिल्कुल बुरी नहीं है, लेकिन हस्बैंड को वो पसंद नहीं आई थी। लेकिन वो अपने माँ बाप को बोल नहीं पा रहे थे कि मुझे यहाँ शादी नहीं करनी है।
तो ये बात उन्होंने पेशेंट को बताया था कि मेरी तो बिल्कुल इच्छा नहीं है, फिर भी मैं आपसे शादी कर रहा हूं। और उसके बाद भी कुछ हनीमून वगैरह की बात पे उनमें कुछ डिफरेंसेस हुए थे, लेकिन फिर भी पेशेंट ने ये सोच के शादी कर ली कि ठीक है, बाद में वो एक्सेप्ट कर लेंगे। इस तरह से शादी हो गई, क्योंकि एंगेजमेंट वगैरह तो हो ही चुकी थी। अब यहाँ आने के बाद घर का वातावरण भी कुछ ऐसा ही था कि पेशेंट बड़ी बहू थी, तो फर्स्ट बहू थी, तो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा थे। काम उससे करवाया जाता था, और रिस्ट्रिक्शंस मतलब अगर वो पर पुरुष से बात करती है तो उसको भाई भाई करके ही बात करनी है, वो भले कोई प्लम्बर हो या कोई पड़ोसी हो या कोई और रिश्तेदार हो। और वो कहीं जाती थी तो उसके पीछे पीछे भेजा जाता था किसी को, तो वो उस पे नजर रखने के लिए। तो काफी शक्की थे वो लोग। और जब पेशेंट ने अपने हस्बैंड के कैरेक्टर को देखा कि वो दूसरी औरतों को किस नजर से देखता है, और कुछ टाइम के बाद पेशेंट ने ट्यूशन लेना शुरू कर दिया था, तो उनके पास जो ट्यूशन के लिए एक लड़की आती थी, छोटी लड़की, तो पेशेंट ने उनको देखा था कि वो उसके थाइस पे हाथ लगा रहा था। तो ये सब देख के उसको अपने हस्बैंड के लिए बहुत गुस्सा आता था और बहुत बुरा लगता था कि ऐसे कैसे कर सकते हैं। और लेडीज के लिए भी वो हमेशा जिस तरह से डिस्क्राइब करते थे कि उसकी फिगर देखो कैसी है, या नजर में वो जो एक उनका वो वासना दिखती थी, वो पेशेंट को बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। काफी घर में झगड़े लगे रहते थे, और वो झगड़ों की वजह से वो पेशेंट काफी परेशान थी। वो जवाब भी दे देती थी कभी, इसलिए घर में और झगड़े होते थे। कभी एक बार उसके ब्रदर इन लॉ जो उससे छोटे हैं, उन्होंने भी उस पे हाथ उठाया। उसके फादर इन लॉ भी एक बार मारने आए थे। तो इस तरह के झगड़ों की वजह से भी वो परेशान थी। फिर वो सेपरेट भी हुए थे, और हस्बैंड एक्चुअली ज्यादा कमाते थे, तो काफी टाइम तक वो घर में खर्चा ज्यादा देते रहे थे। और जैसे धीरे धीरे उनके डिफरेंसेस बढ़ते ही जाते थे। अब उसकी देवरानी भी आ गई, तो देवरानी को के ऊपर उतने रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे जितने इसके ऊपर थे, तो ये बात भी उसको खलती थी। अब और एक इंसिडेंस जो उन्होंने बाद में बताया, ये तो फर्स्ट इंटरेक्शन में जो मैंने दवाई दी थी वो अलग थी, उससे भी उसको काफी फर्क पड़ा था। शी वॉज क्वाइट हैप्पी, बाहर जाना शुरू किया था और बहुत खुश थी। लेकिन उसके बाद एक इंसिडेंस ऐसा हुआ कि उनके ननंद के बेटी की शादी थी, तो वो पहले से ही काफी वो टेंशन में थी कि हाँ, हर बार हम लोग जब भी सोशल फंक्शंस में जाते हैं तो मेरे ससुराल वाले मेरे साथ नहीं बैठते हैं, वो लोग कुछ ना कुछ बोल के मेरी इंसल्ट कर देते हैं, उखड़े उखड़े रहते हैं। तो इसको पहले से ही टेंशन हो गया था कि ये शादी में क्या होगा। बट स्टिल उसने उसकी शादी की अच्छे से तैयारी की थी, खुद के लिए भी सब वो पार्लर वार्लर जाके आई थी। मैंने भी उसको समझाया था कि तुम आप सिर्फ शादी तक जाके एक आप फॉर्मली उसको अटेंड करके आइए, ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिए, आप अपने ग्रुप के साथ रहना, आप उनको मत देखना। उसकी बेटियों ने भी उनको यही समझाया था कि मम्मी आप ज्यादा इन्वॉल्व मत होना, आप अपना एंजॉय करो, आप अच्छे से सज सज के अच्छे कपड़े पहन के चलो। शॉपिंग वॉपिंग की अच्छे से तैयारी की थी। अब इसमें क्या हुआ कि ननंद की बेटी का है तो मामेरू होता है, जैसे मामा की तरफ से क्या दिया जाता है, तो उसमें भाइयों भाइयों के बीच में बात हुई थी कि ये चीज देंगे। अभी पेशेंट के दो बेटियां हैं और देवर की एक ही बेटी है, तो पेशेंट के हस्बैंड ने पहले ही बोल दिया था कि मुझे मेरी दो बेटियों का करना है, तो मैं ज्यादा नहीं दे पाऊंगा। जबकि उसकी एक ही बेटी थी और वो थोड़ा फाइनेंशियली स्ट्रांग भी है अभी, तो उसने बोला कि ठीक है, हम अपने हिसाब से करेंगे, मैं थोड़ा ज्यादा दूंगा, आप कम दो तो भी चलेगा, हम लोग सब साथ में ही रखेंगे ताकि किसी को पता नहीं चले कि किसने कम दिया किसने ज्यादा दिया है, तो वो साथ में ही रखा जाएगा। अब शादी के दिन ऐसा कुछ हो गया कि ये लोग थोड़ा लेट पहुंचे, तो उनको बोला आप ब्रेकफास्ट कर लीजिए, और वो ब्रेकफास्ट करने गए और वहां पे बैठे बातें ही कर रहे थे कि इनके देवर ने वहां पे अपना सब सामान जो गिफ्ट्स लेके गए थे वो गिफ्ट सब लगा दी। अभी पेशेंट की एक बेटी शादीशुदा है और देवर की भी एक बेटी शादीशुदा है,
तो उनकी तरफ से क्या दिया जाएगा ये भी वो लोग डिसाइड करने वाले थे, उनका डिसाइड नहीं हुआ था। अब इनके देवर ने क्या किया, उसकी तरफ से भी सोना रख दिया। अब ये पेशेंट के पास लास्ट मिनट पे सोना कहाँ आएगा, और उन्होंने डिस्प्ले भी अलग कर दिया। तो अभी इनके जो गिफ्ट्स थी वो साइड में पड़ी रह गई, देवर ने अपनी गिफ्ट्स लगा दी और सब गेस्ट को दिखाना बुलाना शुरू कर दिया। तब ये जब ब्रेकफास्ट करके आए तो ये लोग शॉक हो गए कि हमारी गिफ्ट्स तो रखी नहीं है, हमारी गिफ्ट्स एक कोने में पड़ी हुई हैं, और उसकी वो बेटी की तरफ से भी सोना उन्होंने दिया है, तो हमको बताया ही नहीं, हम लेकर आते कुछ। तो ये सब बातों से वो बहुत टेंशन में आ गई और उसको बहुत गुस्सा भी आया, और उसने देवर के साथ वहां पे लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया कि ऐसे कैसे आप कर सकते हो, जब तक हमारा लगा नहीं है तो आप सबको क्यों बुला रहे हो, हमने पहले से ही बोल के रखा था कि हम सब साथ में लगाएंगे और सब लोग साथ में देखेंगे, तो आपने ऐसे किया ही कैसे। ये सब बात बढ़ती चली गई। वो उसके हस्बैंड कुछ नहीं बोल रहे थे बीच में, उसके हस्बैंड वैसे भी कॉवर्ड है, तो वो कुछ बोल नहीं रहे थे। तो ये अपने हस्बैंड के ऊपर भी चिल्लाना शुरू कर दिया कि आप अपने भाई को कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो, आप लोग हमेशा ऐसे ही करते हो, हमारी इंसल्ट करते हो। तो इतनी एक्साइट हो गई, इतनी एक्साइट हो गई कि एक्चुअली ये बात मैं लिखना भूल गई राइटअप में, कि वहां से वो फंक्शन से ही उसकी बेटी मुझे बार बार कॉल किए जा रही थी कि मम्मी बहुत एक्साइट हो रही है, मम्मी बहुत चिल्ला रही है, मम्मी बहुत झगड़ा कर रही है, वो हमारी कोई बात सुन नहीं रही है, आप उससे फोन पे बात करो। लेकिन वो फोन लेने को ही तैयार नहीं थी ना, वो बाहर उसको लेके जाने की कोशिश कर रहे थे तो वो बाहर जाने के लिए तैयार थी। वो अपना जो उसकी गिफ्ट थी वो सब वो बोल रही थी मैं उस वक्त उठा के फेंक दूंगी, मैं आपके पास कभी नहीं आऊंगी, ये सब बहुत कुछ बातें हुई। फाइनली ये लोग अपनी गिफ्ट्स लेके अपने घर चले गए। ये पेशेंट 2-3 दिन तक उसने मुझे कांटेक्ट नहीं किया, जबकि मैं उसकी बेटी से बात कर रही थी कि उनको बोलिए मेरे से आके मिलके जाएं। लेकिन वो 2-3 दिन के बाद मेरे पास आई और फिर पूरा वो रोई। उसने पहले की सब बातें बताई कि ये लोग दोगले ही हैं, बाहर समाज के सामने कुछ और दिखते हैं और घर पे कुछ अलग ही बिहेव करते हैं, मेरी हमेशा इंसल्ट करते हैं, मेरी अभी डायबिटीज कंट्रोल में नहीं आती तो मुझे बोलते तू जेनेरिक सस्ती वाली दवाई लेती है ना, इसलिए तेरी डायबिटीज कंट्रोल में नहीं आती है। जबकि मैंने वो दवाई तो डॉक्टर को भी दिखाई थी, डॉक्टर ने अप्रूव किया था। मेरा देवर ऐसा है कि वो सोशल वर्क करता है, ऐसे दिखाता है, लेकिन वो अपने फ्रेंड के साथ मिलके, वो भी एक सोशली एमिनेंट पर्सन है, दोनों मिलके गरीब औरतों को एक्सप्लॉइट करते हैं, उनको हेल्प भी करते हैं, साथ में उनका सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन भी होता है। और ये जो मेरे हस्बैंड ने बाई के साथ किया था, आई थिंक वो भी उन्होंने ही उसको कनेक्ट किया होगा। तो ये सब बातें वो बहुत एक्साइटेड वे में कर रही थी। वो तब भी बहुत डिस्टर्ब थी और बहुत एक्साइटेड थी कि अभी मैं गिफ्ट तो सब लेकर आई हूं तो मुझे वापस उनको देने जाना पड़ेगा। और शादी तो हमने अटेंड नहीं की, दूसरे दिन शादी थी, उस दिन वो सब मामेरू वगैरह था, उसके बाद नेक्स्ट डे पे शादी थी। तो शादी में भी ये नहीं गई, अभी किस मुंह से जाएगी इतना झगड़ा करने के बाद। और मैं आगे से कैसे मैं उनको सोशल फंक्शंस पे फेस करूंगी, कैसे होगा, वो लोग किस तरह से हम मेरे साथ बिहेव करेंगे। और मुझे तो इनके साथ रहना ही नहीं है, मुझे इनके साथ कोई रिलेशन ही नहीं रखना है, मैं हस्बैंड को डिवोर्स दे दूंगी। और उसने एक्चुअली अपनी फ्यूचर सिक्योरिटी के हिसाब से किसी तरह से घर अपने नाम पे कर दिया था। तो वो घर वो अपने हस्बैंड को बोलती थी कि आप ये घर से निकल जाओ, और वो बोलता था मैं निकल के जाऊंगा कहाँ। उसकी माँ अकेली रहती थी, तो वाइफ का मतलब पेशेंट का ऐसा बोलना था कि वो अपनी माँ के पास जाके रहे, मेरे साथ क्यों रह रहा है। अभी हस्बैंड का ऐसा इतना ये था नहीं कि वो माँ के साथ रहे, क्योंकि उसकी माँ भी कुछ अच्छी नहीं है। एट द सेम टाइम समाज में भी क्या होगा, तो वो हमेशा बोलता था कि ठीक है मैं ये थोड़े दिन के बाद इतने दिन के बाद जाऊंगा, मैं 4 दिन के बाद जाऊंगा, ये फंक्शन के बाद चला जाऊंगा। वो ऐसे ही टालम टाल कर रहा था। अब ये पेशेंट को ये कंफ्यूजन है कि अगर मैं उसको जाने तो दूं, मतलब वो डिवोर्स भी ले लूं, लेकिन फिर मेरा क्या। बीच में मैं ट्यूशंस देती थी, मुझे जॉब भी मिल सकता था, लेकिन इतने साल मैंने कुछ काम नहीं किया है, मैंने जॉब नहीं किया है, अब मैं क्या कमाऊंगी, ये एज पे जाके मैं क्या काम करूंगी, बेटियों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाऊंगी। एक बेटी की शादी अब तक बाकी है, उसकी शादी कैसे करेंगे, मेरी ट्रीटमेंट का इतना खर्चा होता है। वो सुनाते हैं लेकिन पैसे देते तो हैं।
मेरी ट्रीटमेंट का क्या होगा, आगे जो स्टेटस अभी हम जिस तरह से जी रहे हैं, क्या वो स्टेटस मैं बाद में मेंटेन कर पाऊंगी, मतलब उस तरह से हम लोग रह पाएंगे, मेरी बेटी की पढ़ाई भी बाकी है। तो ये सब क्वेश्चंस उसके दिमाग में चल रहे थे कि मैं डिवोर्स लूं या नहीं लूं। मैं नहीं लेती हूं तो मुझे वो अभी फूटी आंख नहीं भाते हैं, मेरे को उनकी तरफ देखना भी अच्छा नहीं लगता है। और इस बीच वो रिलीजन की तरफ भी काफी टर्न हो गई थी, और एक महाराज, ये जैन है, तो एक महाराज साहब की तरफ उसका काफी झुकाव था। उन्होंने उसको बहुत काउंसिल भी किया था, उसके मन को शांत करने के लिए वो बहुत बातें भी की थी, और उनके प्रेजेंस में उन्होंने ब्रह्मचर्य का भी ये ले लिया था। तो अभी हस्बैंड ने इसको ब्लेम भी किया कि तू ब्रह्मचर्य लेगी तो मुझे कहीं बाहर तो जाना ही पड़ेगा ना। तो इस तरह से उसने पेशेंट को भी ब्लेम किया था। अभी इसका ऐसा था कि मैं ये रिलीजन की राह पे आगे चलती जाऊं, वहां पे ही मुझे अच्छा लगेगा, मुझे शांति मिलेगी, और हस्बैंड का क्या करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। उसका काफी कंफ्यूजन चल रहा था, वेदर टू गिव डिवोर्स और नॉट, वेदर टू सेपरेट और नॉट। तो ये सब उसकी कश्मकश चल रही थी। एक्चुअली मैंने सोचा ये केस में कि ये पेशेंट जो बात कर रही है, एक तो इन लॉज से उसको परेशानी है, उसको हस्बैंड से परेशानी है, तो और उसको काफी ये डिस्क्रिमिनेशन भी बहुत फील होता था कि मेरे हस्बैंड इतना ही कैरेक्टर के खराब थे तो उनको उनकी माँ बाप कोई रोक टोक नहीं करते थे, जबकि मेरे पीछे वो लोग भेजते थे, मुझे बोलते थे कि तू भाई की तरह से बात कर, उनको भाई बोल। तो ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों? मैं तो गलत नहीं थी, फिर भी मेरे ऊपर शक किया जाता था, और ये इसका कैरेक्टर तो शुरू से ही ऐसा था, वो उसके माँ बाप को पता नहीं था। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन था, प्लस सिस्टर इन लॉ के साथ भी जो डिस्क्रिमिनेशन था, तो इसलिए मुझे वो एक एनिमल की फीलिंग तो पक्का आई थी कि मी वर्सेस यू तो यहाँ पे चल ही रहा था। इसको यही लग रहा है कि इसके सफरिंग का जो कॉज है वो बाहर ही है, ये लोग हैं जो इसको सफरिंग दे रहे हैं। तो ये सोचा था, और ये जो इसका एपिसोड हुआ था, इसमें जो इसका रेज था, जो जबरदस्त रेज था कि वो इतना बोली कि उसने अपनी इज्जत भी निकाल दी, दूसरों की इज्जत भी निकाल दी। उसने काफी सारे लोगों के सामने शादी के माहौल में इतना सारा झगड़ा किया, इतनी सारी सीन क्रिएट की, मतलब उसको कुछ भी सोशल पोजीशन की नहीं पड़ी थी, ना मॉरल्स की पड़ी थी। उसका गुस्सा उस पे इतना हावी था कि उसने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। और अब खुद को ही उसको समझ में आ रहा है कि मैंने क्या किया, इसलिए वो शादी पे भी नहीं जा पाई, और रिश्तों को भी उसने पूरा खराब करके रख दिया। अब उसका हस्बैंड के साथ भी ऐसा ही है कि उनको डिवोर्स देना है, लेकिन वो क्यों नहीं दे पा रही है? क्योंकि वो डिपेंडेंट है। उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं छोड़ के जा सकूं, मैं अपने पैरों पे खड़ी रह सकूं, अपनी बेटियों के सपोर्ट से मैं जीऊं। तो उसको पैसे के लिए, अपनी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए हस्बैंड चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम वो हस्बैंड का कुछ भी नहीं करना चाहती है। उसको हस्बैंड का रोकना टोकना, कुछ भी बोलना उसको पसंद नहीं आता है, उसको काफी हेट्रेड है उसके लिए। तो इस तरह का जो रेज है वो मैं एनिमल रेमेडी में सोच रही थी किस में हो सकता है। मैंने ये पेशेंट को पहले लैकेसिस दिया था, और वो लैकेसिस से उसको फर्स्ट बहुत अच्छा हुआ था, बट जो ये इंसिडेंस हुआ वो मैं लैकेसिस में भी फिट नहीं कर पा रही थी, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इतना रेज और उसने इतना सब बिगाड़ के रख दिया। लैकेसिस में भी केयर्स है, लैकेसिस में ऑब्जेक्टिव रीजनेबल है, मतलब उतना तो है, लेकिन इसने तो अपना पूरा ही बर्बाद कर दिया। मतलब वो ये टाइप का रेज मुझे, फिर मैं सोच रही थी मैमल्स में नहीं हो सकता है, रेप्टाइल्स में होगा, वो बदला लेने के हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन वो लैकेसिस में भी नहीं फिट हो रहा था। तो ये सब सोच के मैंने उसको लाइसेंस दिया, क्योंकि एनिमल किंगडम जहां पर रेज है, शी इज आउट ऑफ हर माइंड। तो वो एक मैडनेस ही हो सकती है, एक इंसेनिटी ही हो सकता है, एक
अग्रेशन था, जिस तरह का अग्रेशन था, तो मैंने उसको लाइसिन दिया। और जिस तरह से उसको हर हस्बैंड की बात, हर मदर इन लॉ की बात उसको टॉर्मेंट कर रही थी, उसको हर जगह पे वो फीलिंग आ रही थी कि वो हस्बैंड की छोटी छोटी बात पे भी वो बहुत चिढ़ रही थी ये परिस्थिति में। तो इस तरह से वो टॉर्मेंटेड वाली जो फीलिंग थी और जो रेज था, ये सब सोच के मैंने उसको लाइसिन दिया था। मैंने दिया तो फील्ड पे ही था, लेकिन हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे लाइसिन को। तो लाइसिन में क्या है ना, उनकी सेंसिटिविटी इतनी हाई है कि उनको छोटी छोटी चीज भी बड़ी लगती है। इसलिए अगर आप देखेंगे तो इसमें अब्यूज्ड में डेल्यूशन अब्यूज्ड है। डेल्यूशन अब्यूज्ड मतलब एक्चुअल में अब्यूज नहीं भी हो तो उनको अब्यूज फील होता है। अभी यहाँ पे हस्बैंड का कैरेक्टर अच्छा नहीं है, लेकिन हस्बैंड ना इसको कुछ वायलेंट है, ना इसको कुछ रोक टोक करता है, उसको सब देता है, उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह सब प्रोवाइड करता है। हाँ, थोड़ा बहुत बोलता होगा, लेकिन ऐसे एग्रेसिव भी नहीं है। हाँ, उसका सेक्सुअल डिजायर का एस्पेक्ट है, बट इसको वो अब्यूज नहीं करता है। मदर इन लॉ का भी आई डोंट नो कितना लेवल पे वो अब्यूज करती होगी और क्या ये परसीव करती होगी, इसलिए उनका सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा हाई है। तो अगर हम नॉर्मल डिस्पोजिशन देखते हैं तो हाइपर एक्टिव, चीयरफुल, क्लेयरवॉयंस, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। क्लेयरवॉयंस नोज व्हेन नर्स, डॉक्टर्स एंड एक्वेंटेंसेस आर इफ एट डिस्टेंस, मतलब इनका इतना सेंसेस हाई है, जैसे वो सूंघ लेते हैं कि डॉक्टर, नर्स एंड एक्वेंटेंस कहाँ पे है। अभी बेसिकली डॉक्टर, नर्स और एक्वेंटेंस मतलब जो इनको अप्रोच कर सकते हैं अच्छी चीज के लिए, उनको हेल्प के लिए भी कर सकते हैं, उनको एक्सप्लोर करने के लिए भी कर सकते हैं। तो दे कैन सेंस, कोई भी दूर पे भी है तो वो उसको सेंस कर सकते हैं। इजी कॉम्प्रिहेंशन, कंपल्सिव डिसऑर्डर, रिचुअलिस्टिक। अभी इसका रिचुअल क्या था कि इतने सालों तक वो करते क्यों जा रही है। अगर उसको नहीं था, उसके हस्बैंड ने उसको पहले ही बोल दिया था कि तू मुझे पसंद नहीं है, इसको इन लॉज के साथ इतनी तकलीफ थी, तो भी वो घर में काम वाम करते ही जा रही थी, वो अपना रोल निभाते ही जा रही थी, हस्बैंड के लिए भी करते ही जा रही थी। तो ये जो है उसका वो ना वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी था, ना ड्यूटी था, बट वो रिचुअलिस्टिक बिहेवियर था कि वो एक रिचुअल समझ के वो करते जा रही, वो उसके लिए वो एक रिचुअल है। ये इमेजिनेशन बर्ड शी इज रन्स अबाउट ट्विटरिंग एंड ऑल दैट जो है वो उसका बिफोर मैरिज वाला स्टेट है, जब वो चीयरफुल वगैरह रहती थी। नाउ डिक्टेटोरियल में भी है, ड्रीम्स हाई प्लेसेस, उसको स्टेटस मेंटेन करना है। ड्रीम्स पीपल ऑफ इन्फ्लुएंशियल बिकॉज दे वांट कनेक्शंस, एक्सेंट्रिसिटी, एक्सटेसी, एक्साइटमेंट, एलिमेंट्स फ्रॉम मेंटल एक्साइटमेंट, जो शादी के टाइम पे जो एक्साइटमेंट हुआ था। एक्साइटमेंट मतलब एंगर वाला एक्साइटमेंट, ना खुशी वाला एक्साइटमेंट नहीं। अभी दे आर ऑलवेज इन फोरसेकन फीलिंग, इनसिक्योरिटी, बैड न्यूज एग्रवेट्स रिलीजियस अफेक्शन, फैनेटिसिज्म। अभी इसने वो जो ब्रह्मचर्य का ले लिया है, वो एक गुरु के पीछे ही है, तो ये सब उसका फैनेटिसिज्म है। सीरियस, अर्नेस्टनेस, सिंपैथेटिक, कंपैशनेट टू। अभी इसमें वो सिंपैथी भी उतनी ही है, sympathetic and compassionate, sympathetic compassionate to animals and sympathetic compassionate to suffering of others, felt same pain his brother complained of. ये अभी ये पेशेंट में नहीं दिख रहा है। नाउ वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर द होल रेमेडी। तो इसमें इनको ये दर्द दूसरों का समझ में आता है, क्योंकि वो उन्होंने वो दर्द खुद झेला है, इसलिए वो दूसरों का भी दर्द उसी तरह से फील कर सकते हैं। अभी इसमें जो एक ईगो दिख रहा था कि मैं बेटर हूं, तो वो ईगो और इसके लिए नहीं है, लेकिन हॉटी में है। लेकिन इसमें जो है रूब्रिक्स की कंसंट्रेशन एक्टिव, प्लेस चेस बेटर देन यूजुअल, ड्रीम लैटिन, ही एडमायर्स इन हिज ओन स्किल इन स्पीकिंग लैटिन। लाइसिन में आप कम्युनिकेशन स्किल्स देखेंगे ना, तो लैंग्वेज रिलेटेड, एक्सप्रेशन रिलेटेड काफी उनको अपने ऊपर गर्व है कि वो अपने बहुत अच्छा लैंग्वेज बात कर सकते हैं। ड्रीम्स टॉकिंग लैंग्वेज इन एलिगेंट, सिंगल रेमेडी रूब्रिक है। ये
इनको अपनी कैपेसिटीज पता है कि मैं कितनी अच्छी हूं, बात करने में कितने अच्छे हैं। मैं अभी ये पेशेंट के बारे में नहीं बात कर रही हूं, वी आर गोइंग टू द रेमेडी। इनकी डिपेंडेंसी क्या है? delusion, nothing he can do. delusion, open cannot his lower jaw is locked. क्योंकि वो भौंकेंगे, बात करेंगे तो वो मास्टर उनको और मारेगा या निकाल के फेंक देगा। ड्रीम सबऑर्डिनेट लाइक अ सर्वेंट। आप ये सोचिए कि कितना हेल्पलेस आदमी फील करेगा कि वो अपने आप को नौकर समझता है। फियर कैन नॉट इंड्योर, begging, entreating, praying for him and tells others also to pray for him. Anxiety, church bells on hearing. अभी इतने सारे फियर्स भी हैं उनको, और प्लस फियर्स का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? फियर्स विथ एक्साल्टेड स्टेट ऑफ सेंसेस। सब सेंसेस एक्साल्टेड है। अभी आप सोचिए ये मैड डॉग है, और डॉग में भी एक्साइटेबिलिटी बढ़ी हुई है क्योंकि मैड है, तो उसके हिसाब से उनका जो सेंसिटिविटी, उनका जो रिएक्टिविटी, उनका जो एक्साइटेबिलिटी है वो कितना बड़ा हुआ रहेगा। फियर ऑफ बीइंग बिट्रेड, डेल्यूशन बिट्रेड में नहीं है, फियर ऑफ बीइंग बिट्रेड में है। फियर बिटन ऑफ बीइंग, फियर ड्रिंक टू थर्स्ट विथ, मतलब आपको पानी पीना है लेकिन वो पानी से भी डर लगता है, क्योंकि पानी आपका एक, जिस चीज आपकी जरूरत है फिर भी उससे डर लगता है। फियर एंड्योर कैन नॉट, फोरसेकन ऑफ बीइंग, डिल्यूशन, थिंग्स विल कैच फायर। अभी ये इतना सब करके तो आई है पेशेंट हमारी, सब सीन तो क्रिएट करके आई है, अभी क्या होगा? उसके रिश्तों में आग ही लगने वाली है। कौन उससे बात करेगा? कौन उसको बुलाएगा? फियर हार्ट सीज बीइंग अनलेस कीप्स मूविंग, जैसे जलसेमियम में वैसा। फियर ऑफ बीइंग इंजर्ड, फियर ऑफ मिरर्स इन द रूम, क्योंकि मिरर विल रिफ्लेक्ट व्हाट यू आर। फियर ऑर्डियल्स ऑफ एन, ये उनका जो अब्यूज है ये बार बार उनको एक ऑर्डियल की तरह लगता है। जो हस्बैंड का बिहेवियर इसकी तरफ से है, उसको बिट्रे करने का, उसको सपोर्ट नहीं करने का, तो उसको हमेशा वो रहता है कि अभी इसके बिना ही मुझे ये सब फेस करना है। और जो सब सिचुएशन, सोशल सिचुएशंस है, सोशल सिचुएशंस भी उसको एक ऑर्डियल की तरह लगती है। इसलिए ये शादी के पहले भी इसको डर लग रहा था कि अभी ये शादी पे मैं जाऊंगी फिर से वो मुझे इंसल्ट करेंगे। फियर ऑफ बीइंग पॉइजन्ड एंड फियर ऑफ बीइंग सोल्ड, ये इसलिए आता है कि वो जिस तरह से खुद बिहेव करते हैं प्लस उनके जो मास्टर के ऊपर डिपेंडेंसी है, इसलिए उनको ये फियर बैठा रहता है। तो अब अगर देखते हैं हम लाइसिन, तो लाइसिन एक मैड डॉग है। डॉग इज ऑलवेज लॉयल टू हिज मास्टर। और क्यों? क्योंकि डॉग इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन द मास्टर। कैट जितनी इंडिपेंडेंट है वो आपके घर पे रहती है, आपका खाना खा के निकल जाती है, उसको कंटिन्यूअस केयर नहीं लगती है, लेकिन डॉग को कंटिन्यूअस केयर लगती है। तो डॉग इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन द मास्टर। और लाइसिन में ऐसा है कि वो अपने कंट्रोल में नहीं है, इट इज अ मैड डॉग। लेकिन जब वो भौंकता है, जो बाइट करने जाता है या कुछ भी करने जाता है, तो उसको फिर उसका इम्पैक्ट क्या होगा, उसके अगर उसने ऐसा कुछ किया मास्टर के ऊपर अटैक, तो उसके ऊपर फिर से कोई ना कोई पनिशमेंट आएगी, उसको मारा जाएगा या छोड़ दिया जाएगा या निकाल दिया जाएगा, तो वो फियर तुरंत फिर से आ जाता है। इसलिए इसमें एंगर विथ क्विक रिपेंटेंस है, जो कि मेरे पेशेंट में नहीं है, बट ओवरऑल अगर वो देखा जाए तो एंगर विथ क्विक रिपेंटेंस है। ये पेशेंट को इसलिए नहीं है क्योंकि उसको पता है कि उसके जो लोग हैं उसका हेट्रेड बहुत ज्यादा है। वो एंगर विथ क्विक रिपेंटेंस से आगे निकल गई है क्योंकि उसमें वो रेज में चली गई है। एंगर नहीं है, रेज है। और लाइसिन में यही एक डर रहता है कि मास्टर मुझे छोड़ देगा, फिर वो धूम हिलाते हुए मास्टर के पास आता है। और हमेशा जैसे लैक्केनाइनम है, अभी लैक्केनाइनम और लाइसिन में क्या फर्क है? लैक्केनाइनम इज अ प्रॉपर डोमेस्टिकेटेड पेट डॉग, तो वो उसको हमेशा वो अडॉप्शन वाली फीलिंग रहती है, डिपेंडेंस वाली फीलिंग रहती है, इसलिए वो प्लीजिंग डिजायर में रहता है,
वो अपने मास्टर के अगेंस्ट कुछ नहीं बोलता है। तो लैक इज लाइक मैग, जो अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करके चलता है, उसको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है, सेल्फ डिस्गस्ट रहता है, सेल्फ कंडेमनेशन रहता है। लेकिन यही लैक्केडाइनम जब एक इंसेनिटी की स्टेज पे जाता है, तब उसका जो कंट्रोल है वो चला जाता है। हम बोलते हैं ना, ये पागल कुत्ते की तरह क्यों बिहेव कर रहा है, पागल कुत्ते की तरह काटने क्यों दौड़ रहा है। तो इसलिए इसमें बाइटिंग वाले रूब्रिक्स हैं, स्पिटिंग वाले रूब्रिक्स हैं, ब्रेकिंग वाले रूब्रिक्स हैं, क्योंकि लाइसिन में उतना अग्रेशन है, उतना कंट्रोल नहीं है, उसका कंट्रोल अभी लूज हो गया है, वो इंसेनिटी के लेवल पे चला गया है। फिर भी है तो डॉगी, डिपेंडेंसी तो है ही है। इसलिए हमेशा आपको लाइसिन में एक डिपेंडेंसी भी दिखेगी और एक अग्रेशन भी दिखेगा, वायलेंस भी दिखेगा। अब लोगों ने इग्नेशिया, स्टेफिसेग्रिया जैसी रेमेडीज बोली है। अभी इग्नेशिया में आप अगर सोचते हो कि ये डिस्कंसर्टेड स्टेट में इग्नेशिया ऐसा बिहेव करेगा, लेकिन उसका प्री डिस्कंसर्टेड स्टेट भी तो होना चाहिए। ये पेशेंट डिप्रेस है, लेकिन हमेशा वो अपने इन लॉज और हस्बैंड के अगेंस्ट ही बात करती है। ऐसे नहीं है कि वो पहले बहुत सहती थी, अच्छे से काम करती थी, माइल्ड बेयरिंग, आउटरेज विदाउट, ऐसी नहीं थी। उसका शुरू से ही अगर ब्रदर इन लॉ हाथ उठाता है, फादर इन लॉ हाथ उठाने आता है, मतलब वो लेडी क्या करती होगी आप सोचिए। जबकि आप स्टेफिसेग्रिया एंड इग्नेशिया देखेंगे तो वो दोनों मॉरल्स में है, और स्टेफिसेग्रिया की सेंट्रलिटी सोशल पोजीशन है, उसको सोशल फेम चाहिए, उसको एम्बिशन फेम इंक्रीज फॉर फेम। स्टेफिसेग्रिया वेडिंग जैसे फंक्शन में खड़े रह के सबके सामने इतना झगड़ा करेगा। और स्टेफिसेग्रिया में रूब्रिक है एंग्री, एंगर नॉट एंग्री, एंग्री नेवर, नेवर मतलब वो अपना गुस्सा तो है लेकिन खुद को एंग्री कभी दिखाता नहीं है। यस, आपने जो बोला वो एक्सप्लोड हो सकता है, लेकिन वो एक्सप्लोड कब होता है, और स्टेफिसेग्रिया में डोमिनेशन शुरू कब होता है, राइट हैंडेड सप्रेशन है ना उसमें, लेफ्ट हैंडेड सप्रेशन सॉरी। तो डोमिनेशन उसका काफी शुरुआत से आता है और वो माइल्ड रहता है, और उसका जो भी एंगर है वो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स पे ज्यादा निकलता है। अगर आप उसके रूब्रिक्स देखेंगे तो थ्रोइंग थिंग्स या किसी भी इनएनिमेट थिंग के ऊपर ज्यादा उनका गुस्सा निकलता है। और स्टेफिसेग्रिया में भी मॉरल्स काफी हैं, उनमें ईगो है, इसलिए डिग्निटी है, डिग्निफाइड है। ये लेडी किसी भी एंगल में डिग्निफाइड नहीं दिखती। ये जिस तरह से खुद को प्रेजेंट करती है, फर्स्ट डे से ही आके अपने पूरा जो रोने का, जिस तरह से अपने हस्बैंड को डिस्क्राइब करती है कि मेरा हस्बैंड कैसा स्कैम करता है लेडीज को, मुझे कहीं पे भी डिग्निटी नहीं दिखी इसकी। इसलिए फर्स्ट टाइम पे ही मुझे वो एनिमल रेमेडी तो लगी ही थी। स्टेफिसेग्रिया की सेंसिटिविटी भी बहुत हाई है, रेननक्यूलेसी फैमिली में है, इसलिए उसकी सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा हाई है। और इग्नेशिया तो काफी हद तक पहले वो अपनी फैमिली को संभालती है, मॉरल्स में ही रहती है, और इनजस्टिस जब होता है उसके साथ तब वो डिस्कंसर्टेड स्टेट में जाती है। ये लेडी का प्री मॉर्बिड में भी वो कहीं पे भी इग्नेशिया का कोई शेड नहीं दिखा था। और कौन सी रेमेडी पे आए लोग, और कोई रेमेडी आपके दिमाग में जिसको डिफरेंशिएट करना चाहिए? कार्सिनोसिन मैम। कार्सिनोसिन प्लीजिंग डिजायर में है। ये क्या प्लीज, किसको प्लीज कर रही है? किसी भी रेमेडी के बारे में सोचते हो तो आपको प्री मॉर्बिड स्टेट, मॉर्बिड स्टेट, कोर, कुछ तो सोचना है, एवोल्यूशन सोचना है। आप अभी के रूब्रिक्स लेके उसमें फिर रूब्रिक्स में फंस के नहीं रह सकते हैं, आपको पूरा एवोल्यूशन तो देखना है। ये लेडी का कहीं पे भी ऐसा डिस्क्रिप्शन नहीं था कि उसने अपनी सास को खुश करने की कोशिश की या अपने हस्बैंड को खुश करने की कोशिश की, कहीं पे भी ऐसा कुछ नहीं था। इसका पूरा जो स्ट्रेस था लोगों ने मेरे साथ कितना गलत किया है उसके ऊपर ही था। इसका कहीं पे भी ऐसे नहीं था कि मैंने इतना किया है और इतना मेरे करने के बाद भी मुझे अप्रिसिएशन नहीं मिला है, या ऐसा कुछ तो था ही नहीं। और कुछ कुछ चीजें आपको रीड इन बिटवीन द लाइंस करना पड़ता है, जैसे ब्रदर इन लॉ इसको क्यों मारने को आएगा,
फादर इन लॉ इसको क्यों मारने को आएगा? कुछ तो वो इंसाइट करती होगी। मैम चाइना से डीडी कर देंगे। चाइना में भी टॉर्मेंटेड फीलिंग, लेकिन चाइना में भी इतना वायलेंस और रेज कहाँ है? इरिटेबिलिटी है। और अगर आप किंगडम एनालिसिस से भी जाएंगे तो एनिमल कहाँ है? ये इसका तो मी वर्सेस अदर्स का तो बहुत ही प्रोमिनेंट है। लोगों की वजह से ही इसको सब कुछ है। चाइना में सेंसिटिविटी हाई है, इसके डिल्यूशंस कितने सारे हैं। मैम नाजा के बारे में थोड़ा बताइए ना। नाजा भी बहुत कॉन्साइंशियस है, ड्यूटी कॉन्शियस है, एंजाइटी कॉन्साइंस। नाजा किंग कोबरा है, इंडियन डॉटर इन लॉ है, तो उसमें पहले वो बर्दाश्त ही करते हैं। नाजा और लैकेसिस का जो डिफरेंस है वो यही है कि नाजा इज इंडियन, उसमें जो इंडियन वैल्यूज हैं टॉलरेंस की और ड्यूटी कॉन्शियसनेस की, वो उसको डिफरेंशिएट करती है लैकेसिस से। ये पेशेंट के इसमें तो ड्यूटी का कोई आया ही नहीं ना। इसका पूरा फोकस खुद पे है, खुद की सफरिंग पे है, और लोगों ने मुझे किस तरह से परेशान करके रखा हुआ है वो उस पे है। लोगों का दोगलापन। मैम ये फियर ऑफ लूजिंग मास्टर के लिए कौन सा रूब्रिक है इसमें? वो फियर ऑफ लूजिंग मास्टर के लिए रूब्रिक नहीं है। वो सबमिट क्यों करते हैं, वो डिपेंडेंस क्या है उनकी, वो मैंने आपको बताया ना। रूब्रिक था सब सर्वेंट वाला, जो रूब्रिक था ना, ड्रीम सबऑर्डिनेशन लाइक अ सर्वेंट। मतलब आपको एक सर्वेंट के जैसे सबऑर्डिनेट बन के रहना है मास्टर के पास। फिर डू नथिंग ही कैन, माउथ कैन नॉट ओपन, मतलब वो अपना आवाज भी नहीं निकाल सकते हैं। मेन आपको यही देखना है, एक जगह पे आपको डिपेंडेंस दिखेगा और दूसरी तरफ आपको गुस्सा दिखेगा, और वो डिपेंडेंस की वजह से उनको फिर वो गुस्सा दबा देना पड़ता है। मैम एक क्वेश्चन और बनता है कि डिपेंडेंसी के किसी रूब्रिक में नहीं है ये, तो फिर सर्वेंट कैसे किसको समझे? बोलते हैं? सबऑर्डिनेट लाइक अ सर्वेंट। सर्वेंट किसको बोलते हैं? अगर सर्वेंट डिपेंडेंट नहीं है तो मास्टर के पास काम क्यों करेगा? ऑलराइट। आपके घर में जो सर्वेंट है वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि नहीं डिपेंडेंट है? और ये शंकरन सर ने अपनी मटीरिया मेडिका में भी दिया हुआ है। हेलो, एग्री कर रहे हैं आप? ऑलराइट मैम, एग्री कर रहा हूँ बिल्कुल आपकी बात। मैम एक क्वेश्चन और बनता है मेरा कि हाँ जी। लेफ्ट हैंडेड सेपरेशन जो है स्टेफिसेग्रिया में है, तो लेफ्ट हैंडेड सेपरेशन किस तरीके से समझेंगे इसमें? लेफ्ट हैंडेड सेपरेशन क्या होता है कि बच्चा जब लेफ्ट हैंड से लिखता है तो उसको फोर्सफुली राइट हैंड से लिखवाते हैं कि लेफ्ट हैंड से नहीं लिखना चाहिए, लेफ्ट हैंड लिखने के लिए नहीं होता है, राइट हैंड से लिखना चाहिए। तो लेकिन जो जन्म से जिसका ब्रेन एक्टिव इस तरह से है कि उसको लेफ्ट हैंड ज्यादा स्ट्रांग है, मतलब राइट साइड ऑफ ब्रेन ज्यादा स्ट्रांग है, हैंड का और ब्रेन का क्रॉस कनेक्शन होता है। लेफ्ट हैंड इज कनेक्टेड टू राइट ब्रेन, राइट हैंड इज कनेक्टेड टू लेफ्ट ब्रेन। तो लेफ्ट हैंड से जो लिखते हैं उनका राइट ब्रेन ज्यादा एक्टिव होता है, और राइट ब्रेन में इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, एब्स्ट्रैक्शन, आइडियाज, ये सब ज्यादा होता है। और लेफ्ट ब्रेन में लॉजिकल ज्यादा होता है, इंटेलेक्चुअल ज्यादा होता है, रीजनिंग पावर ज्यादा होता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन ज्यादा होते हैं। तो मोस्टली सब लोग राइट हैंड से लिखते हैं, लेकिन जो बाय बर्थ लेफ्ट हैंडेड हैं, जिनका राइट ब्रेन एक्टिव होता है, उसको भी बचपन से मार मार के भी राइट से लिखवाते हैं। तो जिससे उसकी जो क्रिएटिविटी है, जो उसका ब्रेन एक्टिव है, वो उसको सप्रेस करके जो आप उससे करवाना चाहते हो आप उससे करवाते हो। तो इसलिए इसमें दो ही रेमेडीज है, एल्यूमिना एंड स्टेफिसेग्रिया।
तो उनका डोमिनेशन ये लेवल का होता है कि वो जो होते हैं वो बन ही नहीं पाते कभी भी। जो सराउंडिंग्स उनसे एक्सपेक्ट करते हैं वैसे उनको बनना पड़ता है। आई होप इट इज क्लियर। यस मैम। मतलब उनकी पूरी पर्सनालिटी ही बदल जाती है। इसलिए एल्यूमिना कभी भी अपनी आइडेंटिटी पाता ही नहीं है और स्टेफी सेग्रिया अपने आप को प्रूव करने के पीछे लग जाता है। मैम ये प्रूव करने के पीछे लग जाने का मतलब क्या होगा? एम्बिशन इंक्रीज फेम फॉर स्टेफी सेग्रिया के लिए अपनी इमेज बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए वो डिग्निफाइड रहता है, इसलिए वो गुस्सा अपना एक्सप्रेस भी नहीं करता है। इसलिए अगर आप कैंट मटीरिया मेडिका में भी पढ़ेंगे तो वो बॉस के सामने कुछ नहीं बोल पाता है, बॉस ने कुछ इंसल्ट की घर पे आके वो बीमार पड़ता है। मैम ये नाजा और एलेकेसिस के लिए आपने बताया है कि इंडियन ये डॉटर है और ये ड्यूटी इंडियन कॉन्शियस कोबरा। इंडियन कोबरा है, राइट? हाँ जी। और ये लेकेसिस और इसमें लेकेसिस तो बहुत ही ज्यादा सुपर एक्टिव रहता है। यस। ये तो इसको फर्दर थोड़ा सा और इसको कैसे एलेबोरेट कर सकते हैं मैम प्लीज? लैकेसिस होता तो है लेकिन लैकेसिस में एक इंटेलेक्ट भी है, अलर्ट भी है और ऑब्जेक्टिव रीजनेबल भी है। राइट। मतलब उसमें वो सोचने की कैपेसिटी है। और लैकेसिस का सबसे बड़ा जो सेंट्रल कोर है वो अम्यूजमेंट का है। तो वो अम्यूजमेंट जब उसको नहीं मिलता है तब वो परेशान होता है। लेकिन यहाँ पे अम्यूजमेंट वाला इशू ही नहीं है। ये लेडी का सबसे ज्यादा बड़ा यही है प्रॉब्लम कि वो खुद को अब्यूज्ड ही फील करते जा रही है। उसको बार बार यही लगता है कि मदर इन लॉ भी मुझे अब्यूज कर रही है, ब्रदर इन लॉ भी अब्यूज कर रहा है, फादर इन लॉ भी अब्यूज कर रहा है, हस्बैंड भी अब्यूज कर रहा है। और उसके सामने फिर वो रेज में रिएक्ट भी करती है। लैकेसिस का जो एक इंजॉयमेंट वाला एस्पेक्ट है वो नहीं है इसमें। लैकेसिस में एक पैशन भी है, किसी चीज को भी लेके पैशन हो सकता है, रिलेशनशिप को लेके मैग्नेटाइज हो सकता है, वर्क को लेके पैशन हो सकता है, रिलीजन को लेके उसमें एक्सटेसी हो सकती है। ये सब एंगल्स से लैकेसिस लगा था, इसलिए मैंने लैकेसिस दिया था। लेकिन फिर जब उसका वो जिस तरह से वो इतना झगड़ पड़ी और इतना सब झगड़ा वगड़ा किया, वो बिल्कुल अपने सेंसेस में ही नहीं थी। इसलिए फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये लाइसेंस ज्यादा लग रही है। और फिर वो जो बाद में डिपेंडेंस वाला एंगल आया। और कुछ क्वेश्चंस हैं? इसको मैंने 1M दिया था एंड रिस्पॉन्स वाज रियली गुड। काफी शांत हो गई वो। उसने एक्सेप्ट कर लिया कि उसको हस्बैंड के साथ रहना है और सिर्फ हस्बैंड ही मतलब उसको हस्बैंड को रहना ही पड़ेगा उसको, क्योंकि वो उसके बिना वो अपना नीड्स पूरा फुलफिल नहीं कर पाएगी और अपना वो सोशल स्टेटस वगैरह मेंटेन नहीं कर पाएगी। अब ये रिएक्ट नहीं करती है, यहां तक कि अभी हस्बैंड को सरप्राइज होने लगा है कि ये रिएक्ट क्यों नहीं कर रही है। अभी हस्बैंड सोचने लगता है, हस्बैंड उसको बोलता है कि अरे तू गुस्सा नहीं कर रही, अरे कुछ हो नहीं रहा है। मतलब पूरा वो चेंज ही हो गई है। और ये जब ये स्टेट में आई थी तो मेरा एक स्टूडेंट था, मेरे साथ बैठता है, तो इसने उसको बाहर निकाला था कि नहीं, मैं आई विल नॉट बी कंफर्टेबल टॉकिंग इन फ्रंट ऑफ यू। और नेक्स्ट फॉलोअप में आके उसने उसको अपोलोजाइज किया कि मैं वो स्टेट में नहीं थी, अदरवाइज आप भी डॉक्टर हैं, आपको सीखने का हक है, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। तो वहां पे उसको वो रियलाइजेशन आया और काफी उसको बहुत ही अच्छा है। मेंटली तो वो काफी काम है एंड शी इज बिकम मोर रिलीजियस। अभी वो रेगुलरली अपना जो भी प्रतिक्रमण वगैरह करते हैं उसके लिए उसने जाना शुरू किया है।
मैम एक क्वेश्चन हो रहा है कि ये फियर सोल्ड ऑफ बीइंग के लिए थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। फियर सोल्ड ऑफ बीइंग मतलब मुझे बेच देंगे मतलब डिस्कार्ड कर देंगे, उस किसी फेवर के लिए मुझे दे देंगे। सोल्ड मतलब आपको पैसे के बदले में आप कोई चीज सेल करते हो ना, तो किसी फेवर के लिए मुझे ये किसी को दे देंगे। वही अब्यूज्ड का ही एक आगे का पार्ट सोच सकते हैं, मतलब थोड़ा और ज्यादा अब्यूज के आगे का स्टेप बोल सकते हैं। मैम फियर एंड्योर कैन नॉट, वो थोड़ा समझा देंगे। कैन नॉट एंड्योर मतलब वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब मेरे पास एक लाइसिन का पेशेंट था जिसको मैंने लाइसिन दिया था, उसको बॉस से बहुत ही प्रॉब्लम था, बहुत अच्छी पोस्ट पे काम करता था वो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका जो वो काम था वो डिपार्टमेंट बंद हो गया था और उसको वो सुटेबल दूसरा कुछ काम दे नहीं पा रहे थे, एट द सेम टाइम कंपनी से निकाल भी नहीं पा रहे थे। तो उसका बॉस उसको छोटे छोटे काम कुछ कुछ ऐसे ही काम देता था, उसका इंसल्ट कर देता था, तो वहां पे वो टॉर्मेंटेड बाय बॉस था फीलिंग। और उसको इतना वो सस्पिशियसनेस आ गया था ना कि जब भी उसका फोन बजेगा, घंटी बजेगी, तो उसको घबराहट होने लगती थी, वो पूरा पैनिक में चला जाता था। दरवाजे पे आहट हुई तो घबराहट में चला जाता था, नर्वस हो जाता था, एंग्शियस हो जाता था। कुछ भी मतलब थोड़ा सा भी इधर का उधर हुआ ना, उसकी सेंसिटिविटी इतनी ज्यादा हाई हो गई, तो वो इतना अलर्ट हो गया था, हर चीज से वो घबराने लगता था। उसको लगता था कि बॉस उसके लिए कुछ तो भी किसी भी वे में उसको वो हार्म कर सकता है। बहुत ज्यादा सस्पिशियस हो गया था, पैरानॉइड हो गया था। तो उसके जो फियर्स थे ना वो ऐसे थे कि वो इतना घबराता था, हर चीज से वो कांप उठता था लिटरली। तो उसमें वो था कि फियर कैन नॉट इंड्योर, मतलब वो इतना वो डर झेल ही नहीं सकता है, इतनी लेवल की उसकी एंजाइटी बढ़ जाती है। एंड दे बिकम हाइपर, एकदम हाइपर अलर्ट, इसलिए वो उसमें है ना एंजाइटी विद एक्साल्टेड स्टेट ऑफ सेंसेस। और जो जिस तरह का क्लेयरवॉयंस है कि वो दूर से भी भाप जाते हैं कि कौन आ रहा है, इसलिए वो डॉग का कैसे सेंस ऑफ स्मेल कितना स्ट्रांग होता है, दे कैन स्मेल एवरीथिंग। तो आपको उसके साथ कोरिलेट करना है, एक्साल्टेड सेंसेस के साथ। और फियर कैन नॉट इंड्योर मतलब वो इतना डर लगता है इनको कि वो डर झेल ही नहीं पाते। लाइसिन एक्चुअली ना काफी केसेस में मिलता है, स्पेशली मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ में देखेंगे आप। जब कोई ऐसे आपको डिस्क्राइब करेगा ना कि किसी की छोटी छोटी बात उनको इरिटेट करती है, बहुत छोटी छोटी बातें भी इरिटेट करने लगती है, वहां पे आप लाइसिन जरूर सोचना, अगर उसमें वायलेंस और रेज ये लेवल का है। वायलेंस नहीं है, इरिटेबिलिटी के लेवल पे है, तो आप चाइना तक सोच सकते हो। चाइना बीइंग प्लांट इतना उसमें वो स्ट्रेंथ नहीं है। लाइसिन में बहुत जबरदस्त वायलेंस और एग्रेशन है, किल डिजायर 2 में भी है, कैन किल हिमसेल्फ उसमें भी है। तो जो लेवल का वायलेंस है उसके साथ में अगर आपको वो टॉर्मेंटेड फीलिंग आती है कि छोटी छोटी बात किसी की इरिटेट करती है, तो आप हमेशा लाइसिन सोच सकते हैं। शंकरन सर ने जो केस डिस्क्राइब किया लाइसिन का, उसमें उसका इचिंग से वो आदमी इतना टॉर्मेंटेड है कि वो अपनी जिस देवी माता को बिलीव करता है, ट्रस्ट करता है, उसको ही वो बहुत गुस्सा करता है। और वो टू द एक्सटेंट वो जो है ना उसमें कि म्यूटिलेट डिजायर टू, वो है। और वो देवी को भी इतना गुस्सा करता है, फिर बाद में रिग्रेट करता है कि मुझे देवी को नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो देवी मुझे और सजा देगी। वैसा केस उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है बुक में। उन दोनों में हाइड्रोफोबिया बहुत ज्यादा होता है लाइसिन में, पानी हाँ, का लाइसिन डर। में हाइड्रोफोबिया वो रेबीज का ही आता है ना, रेबीज का सिम्टम ही हाइड्रोफोबिया है ना, उसमें यस, फियर ऑफ
objects, fear of light, fear of mirror, fear of water, fear of even sound of water dropping. इसकी वजह से वो देर उनको संडास जाने में भी वो लोग डरते हैं। Sorry? इसकी वजह से देर वो टॉयलेट के लिए भी जाने के लिए डरते हैं। 3-3 हाँ। 4-4 दिन तक नहीं जाते। वो रेबीज का कॉमन सिम्टम है। अच्छा, हाँ, वी कैन कनेक्ट इट विद दैट। दूसरा जो एक है ना, एक और रूब्रिक है ना, डेल्यूजन, ट्विटरिंग लाइक अ बर्ड, चर्पिंग, एंड इसमें ही है, लाइसिन का ही रूब्रिक है। डेल्यूजन, ऐसा भी सोच सकते हैं ना, बर्ड क्या हार्मफुल हाँ, नहीं रहते हम जनरली, मैं बताती हूँ और आपको। माउस सो डेल्यूजन, इसमें दो रूब्रिक्स हैं अभी बर्ड के रिलेटेड। तो एक रूब्रिक है डेल्यूजन, बीइंग अ बर्ड ही रन्स अबाउट चर्पिंग एंड ट्विटरिंग अंटिल ही फेंट्स एज इफ। मतलब वो एक बर्ड की तरह चर्पिंग, मतलब वो क्या बोलते हैं, चहचहा के भाग रहे हैं इधर से उधर। मतलब बर्ड को एक फ्रीडम रहता है ना, बर्ड को एक फ्रीडम रह रहा है, वो अपनी मस्ती में चहचहाते हुए घूम रहा है, मतलब उड़ रहा है। ट्विटरिंग इज मेकिंग अ सीरीज ऑफ शॉर्ट हाई साउंड्स, मतलब अपनी मस्ती में चहचहा रहा है और घूम रहा है। और दूसरा है बर्ड इज लाइक अ माउस, बर्ड को अपना फ्रीडम है, बर्ड को उड़ने की कैपेसिटी है। माउस क्या है उसके सामने? हम हमेशा किसको माउस बोलते हैं? क्या चूहे की तरह डर रहा है? माउस इज एन ऑर्डिनरी स्मॉल एनिमल, बराबर है। तो एक तरह से वो बर्ड था फ्रीडम वाला, और अब जब वो डिपेंडेंस में आ रहा है, जब डोमिनेशन में आ रहा है, तो वो उसकी हालत क्या हो जाती है? एक चूहे की तरह। अब जब दोनों रूब्रिक्स को साथ में पढ़ेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी। इसलिए मैंने आपको बताया था, वो जो मेरे उसमें एक स्लाइड था ना, कि वो अपने आप को क्या समझता है, उसको ऐसा लगता है कि मैं कुछ हूं। हाउ गुड ही इज, प्लेस चेस बेटर देन यूजुअल, he admires his own skills in speaking Latin, talking language in elegant। मतलब ये उसको लगता है कि मैं कोई ग्रेट पर्सन हूं। तो वही उसका बॉट ट्विटरिंग वाला है, जो अपने फ्रीडम में चहक रहा है, और बाद में उसकी हालत क्या हो जाती है? वो एक चूहे की तरह उसकी हालत हो जाती है, जो कि एक ऑर्डिनरी छोटा सा एनिमल है। ठीक लग रहा है ये एक्सप्लेनेशन? यस मैम, राइट मैम। तो थोड़ा सा इसमें आपने जो एक्सप्लेनेशन दिया है, इसमें थोड़ा सा और स्टडी कर लेंगे। मैं पर्सनली कर लूंगा, देख लूंगा, और उसके बाद में आपसे लिखूंगा इस पे। ओके, जरूर। मैम, मैम एक सिंगल रूब्रिक है, डिल्यूजन विंडो शुड बी क्लोज्ड, इसको कैसे समझेंगे मैम? हाँ हाँ, वो है अंदर, वो है। मैंने एक पेशेंट को ऐसे दिया था तो वो रूब्रिक में उठा के दिया था। या है, वो विंडो क्लोज करके है। मैं डाल देता हूँ, मैं बताता हूँ। विंडो एक ओपनिंग है जिससे आप बाहर का वर्ल्ड देख सकते हो। मे बी वही उससे ही है, जो फियर विथ एक्साइटेड सेंसेस है ना, फियर कैन नॉट इंड्योर, तो विंडो से कुछ आ सकता है जिससे उसको कोई थ्रेट हो सकती है। आप जब डरते हो तो दरवाजे खिड़कियां सब बंद करके बैठते हो ना, यू कट ऑफ योर सेल्फ। दो एलिमेंट नाइट्रोजन है और लाइसिन है, और विंडो शुड बी क्लोज, डिल्यूजन। ओके, डर से ही हो सकता है, मुझे लगता है डर से ही होना चाहिए। हाँ, वो जो मैं जो लाइसिन दिया था एक फियर पेशेंट कैन को। नॉट इंड्योर है ना, वो वहां से ही, हाँ विंडो से कोई चीज आपको आके हार्म कर सकती है। हाँ, वो एक पेशेंट था, उसको अमेरिका पढ़ने गया था तो वहां पर कॉलेज में उसको कुछ डर लग गया था, तो वो वापस आया था बाद में वो, और जॉब भी नहीं करता था, और घर में रूम बंद करके बैठा रहता था, किसी से बात नहीं करता है। तो उसको लाइसिन दिया, तो अभी वो सबसे बात करता है, जॉब पे नहीं जाता है, लेकिन बात करने या सबसे मिलना जुलना चालू किया है। तो ये लाइसिन भी दिया था दूसरे 2-3 सिम्टम्स से।
तो ये है लाइसिन में है, नाइट्रोजन और लाइसिन दोनों है। आई थिंक कोई होगा, विंडो शुड बी क्लोज, मतलब बाहर से कोई कनेक्शन नहीं रखना है आपको। मैम फियर इंड्योर कैन नॉट को एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। फियर कैन नॉट इंड्योर मतलब उनको इतना ज्यादा डर लगता है कि वो फियर को बर्दाश्त नहीं कर सकते। इंड्योर करना मतलब किसी चीज को टॉलरेट करना, सहना, बर्दाश्त करना। फियर कैन नॉट इंड्योर मतलब फियर हैज गॉन आउट ऑफ देयर टॉलरेंस लिमिट, मतलब इतना ज्यादा डर लग रहा है उनको। आप ओवरऑल रेमेडी की अंडरस्टैंडिंग समझिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एक एक छोटे छोटे रूब्रिक में अटक के रहेंगे तो वो कभी भी प्रिस्क्रिप्टिव वैल्यू के नहीं होते हैं। वो आपको कुछ लेवल पे रिफाइंड अंडरस्टैंडिंग फाइनर लेवल पे दे सकते हैं, बट प्रिस्क्राइब करने के लिए आपको हेल्प नहीं करेंगे ये छोटे छोटे रूब्रिक्स। इसलिए आप रेमेडी की कोर को समझिए, रेमेडी की फील को समझिए, और वहां पे आप अपने आप को छूट मत दीजिए कि ये वायलेंस, हाँ इग्नेशिया भी ऐसा वायलेंट हो सकता है, स्टेफी ज़ेग्रिया भी ऐसा वायलेंट हो सकता है, ऐसे मत सोचिए। आप कोर की लेवल पे सोचिए कि ठीक है, अगर ऐसा वायलेंट हो सकता है तो किस परिस्थिति में हो सकता है, या उसके पहले का प्री मॉर्बिड आपको जो मॉरल्स वाला स्टेट है वो आपको ये केस में मिला है क्या, पेशेंट ने मॉरल्स के साथ कुछ बात की है क्या। ओके, थैंक यू एवरीबडी फॉर Thank you. पार्टिसिपेटिंग एंड being present for the session. Thank you. Thank you, Didi. Thanks to all members and gratitude to all of you. Gratitude, Didi.